बहुत मशक्कत के बाद सिद्धार्थ गुफा में लिपटे अजगर की मदद से गुफा के ऊपरी भाग में पहुंचने में सफल हुआ। तो वहां का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ ने देखा कि उसके आसपास एक बैंगनी रंग की रोशनी फैली हुई है। दिन का समय होने के बावजूद आसमान में तारे टिमटिमाते दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गया हो। ये सब देखकर उसने हैरानी के साथ गुल्लू से पूछा, क्या लगता है गुल्लू जी, हम लोग इस समय कहाँ हैं? सिद्धार्थ के प्रश्न पूछने पर गुल्लू ने वही रटा रटाया जवाब दिया, मुझे क्या पता कि कहाँ है, मैं इंसान थोड़ी हूँ। गुल्लू के इस तरह जवाब देने पर सिद्धार्थ ने माथा पकड़ लिया और घूर कर गुल्लू की ओर देखा। वो अपनी गोल आंखें लिए सिद्धार्थ को ऐसे देखे जा रहा था जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। अपने आसपास के दृश्य को देखने में मशगूल सिद्धार्थ अजगर की स्थिति के बारे में भूल ही गया और आगे की ओर बढ़ा तो गुल्लू ने उसे टोकते हुए कहा, तुम इंसानों में यही कमी है, दूसरे का किया एहसान तुरंत भूल जाते हो। बेचारे अजगर ने अपनी पीठ का सहारा देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया और तुम उसको छुड़ाने की बात तुरंत भूल गए। गुल्लू के मुंह से ये सुनने के बाद सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आगे जाकर देखा तो अजगर का आधा शरीर एक बांस की झाड़ी में बहुत बुरी तरीके से बंधा हुआ था और जैसे अजगर आगे खिसकने की कोशिश करता उसका शरीर फटने लगता। इसलिए वो कई महीनों से इसी अवस्था में लटका हुआ था। सिद्धार्थ ने जाकर बांस की झाड़ियों को आराम से हटाया और अजगर को उसके बीच से निकाला। जैसे ही उस अजगर को एहसास हुआ कि उसका शरीर अब उलझा हुआ नहीं है, उसने तुरंत सरकना शुरू किया और उस गुफा के अंदर चला गया। सिद्धार्थ उसे अपने हथेली की बारिश से ठीक करना चाहता था, लेकिन उसके तुरंत चले जाने पर वो भी आगे बढ़ गया। दोनों साथ साथ सावधानी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। पहले ही वो अनजाने में पता नहीं कहां आ फंसे थे। अब वो नहीं चाहते थे कि उनकी मुसीबत बढ़े, इसलिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सिद्धार्थ को लगा कि जैसे सूरज बादलों की ओट में छिप गया है और उसके सामने कोहरे जैसा कुछ नजर आने लगा। उसने पीछे लौटने के लिए मुड़कर देखा तो उसे अंधेरा दिखाई दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पर तीन तरह के मौसम कैसे हो सकते हैं। अंधेरा उसे काफी भयानक लग रहा था। काले अंधेरे में सितारों से निकलने वाली बैगनी रोशनी उस नजारे को और भयानक बना रही थी। इसलिए उसने आगे ही बढ़ने का निर्णय लिया और कोहरे के अंदर कदम रखा। कोहरे के अंदर कदम रखते ही उसे लगा कि वो उड़ रहा हो। गुल्लू को उसने काफी जोर से पकड़ रखा था और थोड़ी देर में ही वो कोहरे से बाहर आ गया। अब उसके पीछे की बैंगनी रोशनी जा चुकी थी और उसके सामने काले बादल छाए हुए थे जिनमें बहुत तेजी से बिजली कड़क रही थी और उसके सामने ही एक पहाड़ के ऊपर गिर रही थी। काले बादल और बिजली ने वहां के माहौल को काफी भयानक बना रखा था। अचानक से उसे किसी भेड़िए के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर आसपास देखा तो कोई नहीं था, बस उसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी दूर पर बिजलियां गिर रही थी। भेड़िए के रोने की आवाज सुनकर गुल्लू भी डर गया था। वो सिद्धार्थ से एकदम चिपका हुआ था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे मौसम साफ दिखाई देने लगा और उसने अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर पाया। उसने वहां से खुद की स्थिति का अंदाजा लगाना शुरू किया कि वो कहाँ है, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। गुल्लू, हम कहाँ हैं? वहां से दूर देखते हुए उसने सवाल किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। गुल्लू, बताओगे हम कहाँ हैं? उसने दोबारा सवाल किया। जब उसे फिर से जवाब नहीं मिला तो उसने घबराकर आसपास देखा, लेकिन वहां उसे गुल्लू नहीं दिखा। उसने जोर जोर से आवाज देनी शुरू की, लेकिन गुल्लू का कहीं आता पता नहीं चल रहा था। सिद्धार्थ काफी देर तक गुल्लू को ढूंढता रहा और आवाज देता रहा, गुल्लू, गुल्लू, लेकिन गुल्लू का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। वो सिर पकड़कर एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी लापरवाही से उसने गुल्लू को खो दिया हो। वो बार बार एक ही बात अपने आप से बड़बड़ाने लगा, गुल्लू, मिल जाओ यार, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो पत्थर पर बैठा अपने आप को कोस ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, पूरब की ओर चलो, ये एक छलावा है। ये आवाज उसे जानी पहचानी लगी और उसने पलटकर देखा तो गुल्लू दौड़ता हुआ आ रहा था। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने गुल्लू से पूछा, जो दौड़ते हुए उसके पास आ रहा था। पूरब की ओर चल मेरे भाई, ये जो हम देख रहे हैं ये असली नहीं है, बताता हूँ, जल्दी चल। गुल्लू गुस्सा होते हुए बोला। गुल्लू के ऐसा कहने के बाद सिद्धार्थ ने भी गुल्लू के साथ दौड़ना शुरू कर दिया।
उसे पता नहीं था कि वो किधर जा रहा है, बस वो उसके पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था। और थोड़ी दूर जाने के बाद गुल्लू रुक गया और एक बांस की झाड़ी के सामने खड़ा हो गया। ये सब नाटक बंद करो और हमें जाने दो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गुल्लू उस बांस की झाड़ी के सामने खड़ा होकर बड़बड़ाने लगा। सिद्धार्थ उसे हैरानी से देख रहा था कि आखिर गुल्लू इस बांस की झाड़ी से क्या बातें कर रहा है। लेकिन बांस से आती हुई आवाज सुनकर सिद्धार्थ का मुंह खुला खुला रह गया। मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? तुम तो सबसे ज्यादा खाते भी मेरी ही पत्तियों को हो। मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? ये सुनने के बाद सिद्धार्थ को लगा कि वो कोई नॉर्मल बांस ना होकर कोई जादुई काली शक्ति है, और उसने तुरंत दौड़कर गुल्लू को उठाया और पीछे हट गया। अचानक उसकी अंगूठी के पत्थर का रंग बदलना शुरू हुआ और वो 9 रंगों की हो गई। उसी 9 में से एक लाल रंग की रोशनी की धारा निकली और जाकर उस बांस से टकराई और आसपास का सारा छलावा गायब हो गया। उसने अपने आप को उसी जगह पर पाया जहां से वो गुफा के अंदर गिरा था। जिस पत्थर को उसने हटाया था वो पत्थर अब बांस की झाड़ी बन चुका था। सिद्धार्थ का दिमाग घूमने लगा। वो सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब से उसे ये अंगूठी मिली है उसका पूरा जीवन उथल पुथल हो गया है। उसके साथ ऐसी ही घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके बारे में उसने कहीं पढ़ना तो दूर सोचा भी नहीं है। अचानक उसे भेड़िए की रोने की आवाज सुनाई दी और उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई भारी चीज दौड़ती हुई आ रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक छोटी हाथी जितना बड़ा सफेद भेड़िया अपनी पूरी रफ्तार के साथ उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। वो जब तक संभलता तब तक भेड़िए ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। भेड़िए की छलांग लगाते ही सिद्धार्थ का हाथ अपने आप ही बचाव की मुद्रा में ऊपर की ओर आ गया और उसकी अंगूठी से एक तेज रोशनी निकली जो जाकर आसमान से टकराई, फिर आकर सीधे भेड़िए के ऊपर गिरी और वो घसीटता हुआ जाकर बांस की झाड़ी से टकराया ही था कि दूसरी बिजली गिरी और भेड़िया उससे बचने के लिए पीछे हटा और बिजली जाकर बांस की झाड़ियों के ऊपर गिर गई और वो बांस जड़ से नष्ट हो गया। भेड़िया उठा और अपने जले हुए शरीर को लेकर भाग खड़ा हुआ। सिद्धार्थ एक साथ दोनों मुसीबतों से पीछा छूटते देख बहुत खुश हुआ और गुल्लू को लेकर वहां से चल पड़ा। बमुश्किल से वो 2-4 कदम ही चला था कि उसे उस सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि उसे कोई भ्रम हो गया है। वो फिर से थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके कानों में रोने की आवाज फिर से सुनाई दी जो कि अब तेज हो चुकी थी। उसने मुड़कर देखा और अंदाजा लगाया कि वो रोने की आवाज उस बांस की जड़ों से आ रही है। वो पलटकर उसकी तरफ गया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? उसके ऐसे पूछने पर बांस की जड़ों से आने वाली रोने की आवाज और तेज हो गई और वो रोते हुए बोला, किसी के हाथ पांव काट कर पूछना चाहिए कि तुम्हें दर्द तो नहीं है। कैसे अजीब आदमी हो। सिद्धार्थ समझ गया कि भेड़िए के चक्कर में उसने गलती से उसे चोट पहुंचा दी है। उसने तुरंत एक उपाय सोचा और अपनी हथेली को नीचे करके मेघाय शब्द का उच्चारण करते हुए बादलों का आह्वान किया। उसकी हथेली से बारिश शुरू हो गई और जड़ों से कोपलें निकलनी शुरू हो गई। रोने की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ के हाथ से बारिश होनी बंद हो चुकी थी और उन बांस की जड़ों से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पौधा निकल आया था जो कि एक छोटे बच्चे के जैसे खिलखिलाहट के साथ हंस रहा था। सिद्धार्थ ने गुल्लू को उठाया और चलने को हुआ कि उस पौधे से किसी बच्चे की तरह आवाज आई, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कुछ देर सिद्धार्थ वहीं खड़े होकर सोचता रहा और फिर फावड़े से उस पौधे को खोद कर निकाल लिया और टोकरी में रखकर घर की ओर चल पड़ा। सिद्धार्थ गुल्लू और बांस के पौधे को लेकर घर की ओर जा रहा था और उससे थोड़ा पीछे आक्रोश से दहकती 2 आंखें उसका पीछा कर रही थी। सिद्धार्थ घर पहुंच गया और उसने अपनी माँ को मशरूम दिए और गुल्लू को साथ लेकर उस बांस के पौधे को लगाने घर के पीछे चला गया। वहां उसने गड्ढा खोदकर बांस के पौधे को उसी में डाला और हथेली से बारिश करवाकर उसकी जड़ों को मजबूत कर दिया और वापस आ गया। शाम अपने शबाब से ढलकर रात की ओर आ चुकी थी। खाना खाने के बाद सिद्धार्थ को फिर आज की सारी घटना याद आ रही थी और वो बार बार अपनी अंगूठी को निहारे जा रहा था। सोचते सोचते उसे नींद आ गई कि तभी वो एक आहट सुनकर चौंका और जब उसने बाहर देखा तो उसके सामने वही भेड़िया लहूलुहान हालत में खड़ा हुआ था। उसे सामने देखकर सिद्धार्थ के होश फाख्ता हो गए थे। आखिर क्यों आया था वो भेड़िया सिद्धार्थ के पास और क्या था उस बांस की झाड़ी का राज?
क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।